दोस्तों, क्या भारत और ईरान के बीच ऊर्जा कारोबार फिर से शुरू होने से पहले ही अटक गया है? और क्या यही वजह है कि आखिरी समय पर एक बड़ा तेल टैंकर भारत की जगह चीन की ओर मुड़ गया? क्या सच में ईरान ने भारत से एडवांस पेमेंट मांगी थी और पेमेंट न होने की वजह से ये जहाज वापस लौटा? इन सभी बातों को इस वीडियो में हम समझेंगे। दरअसल करीब 7-8 साल के लंबे अंतराल के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत फिर से ईरान से तेल और एलपीजी यानी रसोई गैस खरीदना शुरू कर रहा है। ये एक बड़ा बदलाव माना जा रहा था क्योंकि पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और पेमेंट से जुड़ी दिक्कतों के कारण भारत ने ईरान से ऊर्जा आयात लगभग बंद कर दिया था। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी कार्गो की। हाल ही में ईरान से एक एलपीजी शिपमेंट भारत के मंगलौर पोर्ट तक पहुंच चुका है। इस कार्गो को भारतीय सरकारी कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल मिलकर इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पोर्ट पर पहुंचने के बावजूद इस गैस को अभी तक उतारा नहीं गया है। आमतौर पर जब भी कोई एलपीजी शिपमेंट भारत पहुंचता है तो उसकी अनलोडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हर जानकारी सामने आती है, लेकिन इस बार पूरी प्रक्रिया असामान्य रूप से धीमी और चुप्पी भरी रही। अब बात करते हैं इस घटना की जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। दरअसल एक ईरानी क्रूड ऑयल टैंकर जिसका नाम पिंक सन बताया जा रहा है, भारत के गुजरात के वाडीनार पोर्ट की ओर आ रहा था। ये टैंकर 4 अप्रैल को भारत पहुंचने वाला था, लेकिन आखिरी समय में 3 अप्रैल को इसने अचानक अपना रास्ता बदल लिया और अब ये चीन के डोंगिंग पोर्ट की ओर बढ़ रहा है। ये फैसला काफी चौंकाने वाला है क्योंकि इतने बड़े लेन देन में इस तरह का आखिरी समय का बदलाव आम नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्यों हुआ? मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह पेमेंट से जुड़ी शर्तें हैं। आमतौर पर जब कोई देश तेल खरीदता है तो उसे 30 से 60 दिन का क्रेडिट टाइम मिल जाता है, यानी पहले तेल मिल जाता है और बाद में भुगतान किया जाता है। लेकिन ईरान इस बार काफी सख्त रुख अपनाए हुए है। ईरान का कहना है कि या तो पहले ही पूरा पैसा दे दिया जाए या फिर तुरंत भुगतान किया जाए, तभी तेल की सप्लाई होगी। यहीं पर भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है क्योंकि भारत और ईरान के बीच फिलहाल कोई सीधा और आसान पेमेंट सिस्टम मौजूद नहीं है। पहले भारत एक जटिल व्यवस्था के जरिए यूरो में भुगतान करता था जिसमें तीसरे देशों के बैंक शामिल होते थे, लेकिन अब वह सिस्टम काम नहीं कर रहा। दूसरी ओर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट से भी काफी हद तक बाहर रखा गया है। भारतीय बैंक भी इस तरह के लेन देन में जोखिम लेने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं अमेरिकी प्रतिबंधों का असर उन पर ना पड़ जाए। ऐसे में कोई स्पष्ट और सुरक्षित भुगतान रास्ता नहीं होने की वजह से भारतीय खरीदार पीछे हट रहे हैं। वहीं अगर चीन की बात करें तो उसके पास ईरान के साथ व्यापार करने के अलग अलग तरीके हैं। चीन लंबे समय से ईरान से तेल खरीदता आ रहा है और वह भुगतान के लिए युआन बार्टर सिस्टम या वैकल्पिक चैनलों का इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि जो तेल टैंकर भारत आने वाला था वह अब चीन की ओर मुड़ गया है क्योंकि वहां भुगतान और डील को पूरा करना आसान है। इस पूरे मामले से एक और बड़ी बात सामने आती है, क्या भारत को ईरान के साथ एक अलग पेमेंट सिस्टम तैयार करना चाहिए जो डॉलर पर निर्भर ना हो, क्योंकि ईरान दुनिया के बड़े ऊर्जा उत्पादकों में से एक है और भारत जैसे बड़े आयतक के लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। फिलहाल स्थिति यही है कि एलपीजी भारत पहुंचने के बावजूद रुकी हुई है और क्रूड ऑयल टैंकर चीन की ओर जा चुका है, यानी तकनीकी और कूटनीतिक चुनौतियां अभी भी बड़ी बाधा बनी हुई है। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक तेल टैंकर या पेमेंट का नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स, प्रतिबंध और पेमेंट सिस्टम किस तरह ऊर्जा व्यापार को प्रभावित करते हैं। अब सवाल यह है, क्या भारत भविष्य में ईरान के साथ कोई नया पेमेंट मैकेनिज्म बना पाएगा या फिर यह मौका भी हाथ से निकल जाएगा? बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से क्या हमें ऊर्जा व्यापार ईरान के साथ इन मौजूदा हालात में करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो में अगर आपको इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।